अच्छा, आ गए। चलिए, तो अभी तक हम लोग क्या किए थे, ऑब्जर्वेबल को देख रहे थे। ऑब्जर्वेबल से क्या हो रहा था, हमें डेटा का स्ट्रीम आता था, मींस कंटिन्यू डेटा फ्लो हो रहा है और उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं डेटा को। ठीक है, एक चीज, एक क्वेश्चन है, मान लीजिए जब डेटा आ रहा है हम उसे गेट कर रहे हैं और सब्सक्राइब मेथड से, करेक्ट। जस्ट 1 सेकेंड, मैं पेंट ओपन करूं। थोड़ा सा कंफ्यूज होइएगा, आपका कॉन्सेप्ट इसमें और क्लियर होते चला जाएगा। ये क्या हो रहा है, ये लेफ्ट साइड वाले का क्या नाम है, राइट वाला का क्या नाम है, ये क्या है, कोई बताइए जल्दी। ये क्या है, ऑब्जर्वेबल, क्या कर रहा था, डेटा देगा। राइट वाला क्या है, सब्सक्राइब ऑब्जर्वर। ऑब्जर्व ऑब्जर्वर डेटा कैसे लेता है, सब्सक्राइब। क्लियर, सब्सक्राइबर भी बोल सकते हैं, बट अगर हम प्रॉपर नाम पे जाएं तो हम ऑब्जर्वर बोले तो वो ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि सब्सक्राइब मेथड है जिसके हेल्प से वो डेटा गेट करता है। जब आप सब्सक्राइब नहीं लिखते हो ना तो डेटा नहीं आता है। फाइन, दो चीज। तो हम क्या देख रहे थे कि कंटिन्यू यहां से डेटा आ रहा था, कैसे, तो ऑब्जर्वेबल क्रिएट करने के लिए क्या क्या तरीका हम लोग देखे थे, न्यू ऑब्जर्वेबल, करेक्ट, ये तरीका एक था। दूसरा तरीका हमने देखा ऑप के हेल्प से, ऑप से देखा। नेक्स्ट हम लोग ने फ्रॉम से देखा। तो हम लोग इसमें डिफरेंस भी देखे थे कि ऑप क्या कर रहा था, फ्रॉम क्या कर रहा था, करेक्ट। तो मान के चलिए यहाँ आप ये देख रहे थे कि कंटिन्यू आपको डेटा जा रहा है, तो जो सब्सक्राइब कर रहा है ये काम तो हम फॉर लूप से भी कर सकते हैं ना। जब आपको पता है कि डेटा आ रहा है तो आप तो फॉर लूप से भी डेटा ले सकते हैं। तो फिर ऑब्जर्वेबल से क्यों जा रहे हैं करने, मीन्स हम सब्सक्राइब करना क्या जरूरी है, बात समझ में आ रहा है। जब डेटा आपका ऑब्जर्वेबल से आ रहा है तो फिर आप सब्सक्राइबर ऑब्जर्वर के पास क्यों जा रहे हैं, मतलब हम ऑब्जर्वर सब्सक्राइब करके ही डेटा क्यों ला रहे हैं, क्योंकि क्या होता है जब आप फॉर लूप लेते हैं, फॉर लूप कब यूज करते हैं बताइए, फॉर लूप यूज कब डेटा करते हैं, डेटा को इटरेट करने के लिए। ठीक है, डेटा लेकिन कब, फॉर ईच और फॉर में डिफरेंस क्या है फिर, फॉर ईच फॉर में डिफरेंस क्या बनता है, दोनों तो काम कर रहा है सेम, सर दोनों। फॉर एक बार में डेटा को निकाल लेते हैं, लेकिन फॉर में बार बार इटरेशन चलते रहता है। वहां भी वही चलता है, फॉर ईच भी तो सेम है, वहां भी लेकिन डेटा बार बार। एक बार में निकल जाता है ना इसमें। हाँ ठीक है, वो तो मतलब रिटर्न टाइप आपका कहना है, हाँ सर। तो फॉर ईच रिटर्न टाइप नहीं देता है कुछ भी, अनडिफाइन आता है, जबकि मैप में हमें रिटर्न मिलता है, करेक्ट। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए ये हम मान लिए कि वैल्यू ये रिटर्न कर देगा जो भी है, ये तो काम यहाँ भी कर लेंगे। हम यहाँ पे प्लस इक्वल टू जब लगाएंगे तो नहीं होगा, हो जाएगा। होगा। दोनों में डिफरेंस क्या है तब, और नॉर्मल फॉर ईच में तब, और कोई बताइए। सर फॉर ईच में हम एक वेरिएबल के अंदर डेटा को स्टोर कर सकते हैं। वो तो फॉर में भी करेंगे, करेंगे ना। मेन इसका सेंटेक्स को देखिए, फॉर का सेंटेक्स और फॉर ईच का सेंटेक्स आपको समझ में आ जाएगा। फॉर कितना बार चलेगा, फॉर कर सकते हैं, फॉर जब तक उसको मतलब कि लास्ट उसका नहीं मिलेगा तब तक। मतलब लेंथ, करेक्ट। यस। तो जब यस सर। आपको लेंथ पता होता है, लाइक हम लोग जो लिखते हैं अरे डॉट लेंथ, मीन्स यहाँ जो हम लोग लिखते हैं ना आई लेस देन कुछ भी, तो ये कब तक चल रहा है, उतना ही देर चलेगा जब जब तक तक इसका उसका लेंथ लेंथ है, सेटिस्फाई नहीं करेगा तब तक, जब तक उसका करेक्ट। लेंथ हाँ बराबर नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हमें लेंथ पता है तो हम फॉर लूप ले सकते हैं, बट हमें नहीं मालूम है लेंथ के बारे में,
तो हम फॉर ईच जा सकते हैं। करेक्ट है, ऐसा बोल सकते हैं ना, यस क्योंकि फॉर ईच में हमें लेंथ से मतलब ही नहीं होता है। तो ऑब्जर्वेबल क्या कर रहा है एक्चुअली, ऑब्जर्वेबल के पास कोई पता ही नहीं है कि इसके पास डेटा कितना आएगा, क्योंकि जो डेटा आ रहा है वो स्ट्रीम में आ रहा है, ये डेटा खत्म ही नहीं होगा। हम लोग जो कल बना रहे थे पिछले दिन नेक्स्ट वन करके, या फिर जब हम ऑफ कर रहे थे, फ्रॉम कर रहे थे, तो इसमें आपका क्या हो रहा था, एक एरे के अंदर डेटा मिल रहा था, उससे हमने निकाला, या फिर हमारा स्ट्रिंग है उसको इटरेट करवा दिया, तो उससे डेटा निकाल रहे थे। बट एक्चुअली ऑब्जर्वेबल तब आपको हेल्पफुल होता है जब आपके पास से कोई लिमिट नहीं है, डेटा इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, और सेकेंड चीज क्या है कि कंटिन्यू फ्लो ऑफ डेटा, एसिंक्रोनस। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्वेबल पे जाते हैं, क्योंकि फॉर लूप क्या करता है, फॉर लूप के पास एक पता है, लिमिट है कि डेटा इतना ही होना चाहिए, बट ऑब्जर्वेबल के पास कोई लिमिट ही नहीं है डेटा का, वो इनफाइनाइट तक जाएगा डेटा। तो इसीलिए क्या होता है ना, हम ऑब्जर्वेबल से ले आते हैं, उस केस में आपका फॉर लूप नहीं काम करेगा। ठीक है, तो ये था थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन। अब हम लोग सर, इन जी, फॉर का यूज बेसिकली किस टाइप का करेंगे? फॉर का यूज आप जब मन है तब कीजिए, लाइक हाँ, मोस्टली जब आपको आई पे कुछ काम करवाना है ना, तब आप जाके उसको जाइए। मीन्स लाइक के इंडेक्स ऑफ अगर आपको निकालना है सपोज आई का, तो आप फॉर लूप ले लीजिए। बट जहाँ पे इंडेक्स से हमें कोई लेना देना नहीं है, आई का वैल्यू नहीं चाहिए, तो आप फॉर लूप हटा दीजिए, उसके बदले में मैप ले लीजिए, या फॉर ईच हो गया, या फॉर ऑफ हो गया, कोई भी ले सकते हैं। आई वाला को बेस तभी, बेस कौन बेस कौन रहेगा, फॉर ईच या फॉर मैप? फॉर फॉर ईच अच्छा नहीं रहेगा, मैप अच्छा रहेगा, क्योंकि मैप आपको ये रिटर्न दे देगा, दोनों काम सेम करता है, मैप आपको रिटर्न दे देगा, तो मैप ज्यादा सुटेबल है कंपेयर टू फॉर ईच, क्योंकि रिटर्न मिल जाएगा। मैप अगर आप लिख भी ये फॉर ईच अगर आप लिखिएगा भी ना रिटर्न कीवर्ड, आपको कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए। तो कभी भी कोई भी काम कीजिए, और जहां पे हमें मैप लिखने का फॉर ईच कर लूपिंग करना है, तो आप मैप ले लीजिए। और सिंपल सेंटेक्स है, तो अगर कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है, तो मैप ये सब को छोड़ के आप नॉर्मल फॉर लूप को ले लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि आपका कुछ कॉम्प्लिकेटेड होना है तब। तो वैसे केस में मतलब नॉर्मल को लेके आ जाइए। चलिए हम लोग देखते हैं एपीआई से डेटा लाने के लिए। तो पहले तो एपीआई तो निकाल लें। ये क्या खुल गया, हाँ ठीक है। ठीक है, ओके। अब देखिए करना क्या है, हमें एपीआई से डेटा लाना है। तो एक काम करते हैं, जब भी आपको कोई कॉमन कोड लिखना है, ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग सर्विस पर रहे थे, तो हम लोग क्या करते हैं, सर्विस के अंदर हम लोग लाएंगे, वो ज्यादा बेहतर होगा। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, एक सर्विस भी क्रिएट कर लेते हैं, ताकि कोड जो है ना हमारा एक कॉमन एरिया पे रहेगा।
So NG for generate, S for service and API data. आप नॉर्मल भी लिख सकते हैं बट वो ज्यादा बेहतर रहेगा, इसीलिए हम लोग वैसा करेंगे। तो एपीआई सर्विस हो गया हमारा। अब सर्विस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना एपीआई का यहाँ पे लॉजिक लिख देंगे। जनरली होता क्या है ना कि जो भी आप बिजनेस लॉजिक लिख रहे हैं, बिजनेस लॉजिक का मतलब क्या होता है, आप बहुत बार सुनेंगे कि बिजनेस लॉजिक हमें लिखना है। बिजनेस लॉजिक का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो मेन फंक्शनलिटी होने जा रही है कि क्या कर रहे हैं, उसको हम सेपरेट करके रख देते हैं। मीन्स अब बिजनेस लॉजिक जनरली क्या कर रहे हैं, सर्विस पेज पे लिख रहे हैं कि क्या फंक्शनलिटी हो रहा है, या टीएस पेज पे लिख रहे हैं, तो जनरली उसको हम सर्विस पेज पे सेपरेट करके कॉमन बना लेते हैं कि ताकि किसी को चाहिए वो यूज कर लेगा। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें इस, तो हमारा क्या बना, सर्विस बना। फाइन, सर्विस को क्या करेंगे, ऐप में हम मॉड्यूल में जाके हम लोग रजिस्टर करेंगे। सबसे पहले हम लोग रजिस्टर कर लेते हैं। सर्विस कहाँ रजिस्टर होता है, प्रोवाइडर के अंदर, कॉमा एपीआई डेटा सर्विस। हो गया। अब आइए चेक कर लेते हैं कि हमारा एपीआई डेटा सर्विस कॉल हो रहा है या नहीं। इसके अंदर एक नॉर्मल हम लोग गेट डेटा नाम का मेथड बना लेते हैं, कुछ भी, एंड कंसोल डॉट लॉग कर लिए गेट डेटा इनसाइड CRVICE सर्विस। ठीक है, और इसको हम लोग सर जो एपीआई डेटा सर्विस लिखे हैं वो क्लास का नेम है ना? वो जस्ट हमारा अपना क्लास है, कुछ नहीं है वो हम लोग फाइल जो बनाए हैं वो है, और कुछ नहीं है। अभी हम लोग एपीआई का कुछ नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल हम लोग जस्ट हम सर्विस वगैरह बना रहे हैं, फाइल वगैरह क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, सो ये हमारा कॉल हो गया। फाइन, अब ये सर्विस आपका कॉल कब होता है, अभी आप जाके अगर चेक कीजिए। अभी हम लोग क्या किए, ओवरऑल हमने सर्विस एक बनाया, सर्विस का नाम हमारा क्या है, एपीआई डेटा सर्विस। ठीक है, ये हमारा जस्ट नाम है, कुछ नहीं ये है। इसको क्या किए, मॉड्यूल में रजिस्टर किए। ठीक है, कहाँ पे, ऐप मॉड्यूल में, क्योंकि हम जब ऐप मॉड्यूल रजिस्टर करेंगे तो हमारा कॉल हो जाएगा। फाइन, हमने रजिस्टर कर दिया। अब रजिस्टर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक गेट डेटा नाम का कॉल कर लिया और कंस्ट्रक्टर में उसको हम लोग कॉल कर दिए। चेक करते हैं, तो अब जब आपका क्लास जब कॉल होगा तो दिस डॉट गेट डेटा को कॉल करेगा। इट मीन्स कंसोल में हमारा ये प्रिंट होना चाहिए। देखते हैं हो रहा है या नहीं, कहीं पे चेक कीजिए है क्या। लोड कराते हैं फिर से, गेट डेटा कहीं आया, गेट डेटा इनसाइड सर्विस नहीं आया। क्यों, क्योंकि कोई बताइएगा। कॉल ही नहीं हुआ है। क्योंकि जब तक सर्विस को कहीं कॉल नहीं किया जाएगा तब तक नहीं आएगा। मीन्स सर्विस को क्या करना होगा, हमें कॉल करना पड़ेगा। और सर्विस कॉल कहाँ होता है, ये रहा सर्विस, ये रहा ऐप मॉड्यूल, और इसको हम लोग ले लेते हैं कोई भी कंपोनेंट। तीन चीज टोटल है। तो हमने अभी क्या किया, तो अभी हम लोग सर्विस को ऐप मॉड्यूल में लिंक करा दिए, करेक्ट। तो जब आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ तो सर्विस यहाँ पे कॉल हो गया, फाइन। लेकिन जब तक आप इस सर्विस को कहीं पे इंजेक्ट नहीं कीजिएगा कंपोनेंट में, किसी कंपोनेंट में, तब तक ये कॉल नहीं होगा। क्लियर। तो कंपोनेंट में इंजेक्ट कैसे होता है, जल्दी बताइए। चलते हैं कंपोनेंट पे एंड यहाँ आते हैं। हाँ बताइए क्या क्या करेंगे, सर में लिखा है सर। कहाँ पे, कंस्ट्रक्टर में। ठीक है, कंस्ट्रक्टर में स्टार्ट करेंगे, क्या रहेगा, प्राइवेट जल्दी जल्दी,
मेरा टॉपिक ये नहीं है, मेरा टॉपिक दूसरा है, ये तो पहले का है। प्राइवेट के बाद रीड ओनली सर्विस का नेम। सर्विस का नेम क्या है? एपीआई डेटा API सर्विस। डेटा सर्विस। एपीआई यार क्या हो रहा है? एपीआई हाइफन डेटा हाइफन सर्विस, सॉरी मैं गलती ले रहा हूँ। एपीआई डेटा सर्विस वहीं से ले आता हूँ ना। क्या है? ये रहा, ये रहा कॉलन, ये देंगे। क्या करना है? कौन सा स्मॉल रखना है? लेफ्ट साइड वाला, क्योंकि इसको एज ए वेरिएबल हम लोग हम ट्रीट करते हैं। और इसको क्या करेंगे? इंपोर्ट। यहाँ तक क्लियर? अब चेक करते हैं कि कॉल होता है या नहीं सर्विस के अंदर का कोड। आ गया? यहाँ तक क्लियर सबका? तो क्या किए, जब तक आपका सर्विस इंजेक्ट नहीं होगा तब तक सर्विस के अंदर का कोड कॉल नहीं होगा। समझ में आ गया? तो जैसे ही आपने इस पे कॉल किया, आपका क्या हुआ? सर्विस इंजेक्ट, सर्विस जैसे ही इंजेक्ट हुआ कंपोनेंट पे, ये एग्जीक्यूट हो गया। अब क्या करते हैं? अब आते हैं सर्विस में। यहाँ जो गेट डेटा लिखे हैं ना, हम लोग यहाँ पे गेट, चलिए गेट डेटा ही रहने देते हैं, फाइन। हमें क्या करना है? इस गेट डेटा को कॉल कराना है अपने कंपोनेंट पे। कैसे करेंगे? जल्दी बताइए, ये सब सब पीछे का है। क्या पूछे सर, एक बार और, एक बार और। इस मेथड को मुझे कंपोनेंट पे कॉल कराना है, गेट डेटा को। ये तो यहाँ पे कॉल हुआ ना, कंस्ट्रक्टर के अंदर। हटा दीजिए, अब नहीं आ रहा है। मुझे कंपोनेंट पे कॉल कराना है उस मेथड को। गेट डेटा को मुझे कंपोनेंट पे कॉल कराना है, कैसे होगा? तो कंपोनेंट पे कॉल कराने के लिए आपके पास दो जगह है। या तो आप कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल कीजिए, या फिर ng on init, या कोई तीसरा मेथड बना के कीजिए। कोई भी कोई भी तरीका अपना सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर के अंदर जाता हूँ। ये सब चीज को याद रखिए, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि यही रिपीट होगा तो मेन टॉपिक कहाँ कवर होगा? तो फिर तो मेन टॉपिक में फिर उड़ा दूंगा मैं, फिर मत बोलिएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले कैसे कैसे कॉल किया जाएगा? तो यहाँ पे मैं एक लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले सर्विस, ठीक है, डॉट, जिस मेथड को आपको कॉल करना है उसका मेथड का नाम है। समझ में आ गया? ये होगा सर्विस। क्या है सर्विस का वेरिएबल? एपीआई डेटा सर्विस, करेक्ट, ये वाला। लेकिन यहाँ पे दिस लगाना होगा, दिस डॉट एपीआई डेटा सर्विस। हो गया? अब डॉट लगाइए। डॉट लगाने के बाद देख रहे हैं आपको सजेशन ऑटोमेटिक आएगा। जिस जो जो मेथड वहां अवेलेबल है, मेथड ही नहीं, आप कुछ भी यहाँ पे आप एक वेरिएबल भी क्यों ना बनाए। मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ URL इक्वल टू, कुछ ऐसा लिख दिया, कुछ ऐसा लिख दिया। अब आप देखिए, आप ये जो गेट डेटा किए थे ना, हटा दीजिए और डॉट लगाइए। आ गया दोनों, गेट डेटा एंड URL वहीं पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो जरूरत है उसको लीजिए। अब चेक करते हैं कि क्या होता है। कुछ कंसोल में मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये क्या है, प्रॉपर्टी या मेथड? मेथड है, दिख रहा है? तो मेथड को मेथड की तरह कॉल करेंगे, ना कि प्रॉपर्टी की तरह। अब चेक करते हैं, आया? समझ में आ गया ना? तो इस टाइप से तो हमने क्या किया, ऊपर जो लिखा जो देखिए, सर्विस डॉट मेथड नेम, दिख रहा है? सर्विस डॉट मेथड नेम, फाइन। तो ये हुआ तरीका हम कंस्ट्रक्टर में कॉल करने के लिए। आप यही चीज आप चाहते हैं ng on init में कॉल करना, कर दीजिए। आपको दो बार अब कॉल होगा, दो बार आ गया ना। लाइन नंबर देख सकते हैं, लाइन नंबर 14। लेकिन ये डेटा कोड लिखा हुआ कहाँ है? तो सर्विस में लिखा हुआ है, तो इसीलिए दोनों जगह ये सर्विस का ही दिखा रहा है। फाइन। तीसरा तरीका कॉल करने का, हम चाहते हैं कि इसको किसी मेथड में कॉल करें। मान लीजिए गेट सर्विस डेटा, कुछ ऐसा हमने मेथड बनाया अपना, और यहाँ पे हम कंसोल कर लेते हैं। फाइन। सो इनसाइड कंपोनेंट, कंपोनेंट गेट डेटा, 1 सेकंड, इनसाइड गेट डेटा कंपोनेंट,
ठीक है, चेक करते हैं कॉल होगा, आउटपुट आएगा क्या इसका? कोई चांस नहीं है, क्योंकि अभी हम इसको कॉल किए ही नहीं कहीं, कहाँ रखेंगे इसको? कॉल करना होगा ना। तो या तो हम एनजी ऑन इनिट या फिर कंस्ट्रक्टर, क्योंकि ये तो हमारा अपना मेथड है बना हुआ, तो कहीं भी रख दीजिए। और इसके आगे क्या करेंगे? दिस लगेगा, तो दिस डॉट ये हो गया। अब चेक करते हैं, अब कॉल हो जाएगा, आ रहा है इनसाइड गेट डेटा कंपोनेंट। मीन्स हमने क्या किया, एक मेथड यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब यही चीज हम चाहते हैं कंस्ट्रक्टर में कॉल करना, कर देंगे यहाँ पे सेम चीज, कुछ नहीं ज्यादा लिखना है, सेम लाइन 2 बार आपको आ रहा है, क्योंकि हमने एक कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है और दूसरा एनजी ऑन इनिट कॉल कर रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत के नहीं को। अब क्या चाहते हैं कि जो सर्विस का जो मेथड था ना, सर्विस का मेथड सर्विस फाइल में, वो मैं इस मेथड में कॉल करूं। तो हम क्या करेंगे, सर्विस का मेथड यहाँ कॉल कीजिए, तो सर्विस डॉट मेथड नेम, तो एपीआई डेटा सर्विस डॉट गेट डेटा। अब देखिए ये अब 3 बार आएगा, आ रहा है 1 2 और 2 यहाँ है, मतलब टोटल कितना बार कॉल हुआ है, जो देखिए, तो 1 यहाँ पे कॉल हुआ, ठीक है, 1 यहाँ पे कॉल हुआ, 2 यहाँ हो गया, 1 यहाँ हो गया, 3 बार। और शायद सर्विस में कहीं होगा एक बार, ये वाला है, तो रुकिए, मतलब कहने का मतलब सीन ये हुआ कि आप जितना बार भी लिख रहे हैं उतना हाँ ठीक है, जितना बार आप लिखिएगा जहां जहां वहां वहां ये कॉल करते चला गया है, ठीक है। तो सीन ये हो रहा है, अब समझ में आ गया कि क्या हुआ। तो हम लोग सर्विस को कैसे कॉल कर रहे हैं ये मैंने दिखाया, कि हम लोग एक बार क्या किए, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर लिख दिए, तो हमारा सर्विस कॉल हो गया। ये जो नीचे है ये तो हमारा अपना मेथड है, इससे नहीं मतलब है, ये वाला से मेन मेथड है। फिर इसके बाद यहाँ किए और एक अपना हमने बना के किया। तो ये इस टाइप से क्या करते हैं ना, कि सर्विस के अंदर का कोई भी कोड होता है उसको हम लोग कॉल कर लेते हैं। तो हम लोग जब यही काम जब एनजी ऑन इनिट और कंस्ट्रक्टर भी कर रहा है, तो फिर इसके अंदर कॉल करने का क्या नीड पड़ेगा? जब लास्टली क्या हो रहा है, ये जो अगर हम लिख रहे हैं गेट डेटा सर्विस अपना मेथड हम लोग बना रहे हैं, तो इसको तो हम कंस्ट्रक्टर के अंदर मान लीजिए यहाँ लिखे हैं, फाइन, या एनजी ऑन इनिट में लिखे हैं। तो जबकि यही काम यहाँ भी इस मेथड के अंदर भी हम सर्विस को ही कॉल किए हैं, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, वही क्यों नहीं बेनिफिटेड है? हम सेपरेट लिखने का, सेपरेट लिख के कॉल करने का क्या नीड है? तो नीड ये है कि अगर सारा कोड आप एनजी ऑन इनिट के अंदर ही लिख दीजिएगा, तो आपका फिर तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एक सेपरेट से मेथड बना के कॉल कर लेंगे। समझ में आ गया? ये चीज है। तो ये था जस्ट हमारा कॉल करने का तरीका हमने देखा, और कुछ नहीं। अब मैं यहाँ से सारा कोड हटाता हूँ, इसको कमेंट करके रख देता हूँ नीचे। आपको रन करना होगा, आप रन कर लीजिएगा यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये सब नहीं चाहिए वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हटाइए, हटा दीजिए, पूरा क्लीन। ठीक है, अब आते हैं सर्विस पे। सो सर्विस में क्या है, कंस्ट्रक्टर में हटा दीजिए, नहीं चाहिए। अब क्या करना है हमें, अब हमें एपीआई से डेटा लाना है। चलिए कोई ले आइए एपीआई। एपीआई ऑलरेडी देखे थे जेसन प्लेस होल्डर का, कॉपी कीजिए यूआरएल इसका, ये रहा। चेक कर लेते हैं इस पे क्या डेटा है। ठीक है, ये डेटा है, फाइन। आते हैं लेके इसको, एंड यहाँ जो मैंने यूआरएल बनाया ना, इस वेरिएबल में डाल देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इस यूआरएल को हमें यूज करना है। तो कैसे करेंगे? अब देखिए, अभी तक अब आप पहले हम लोग जेसन से डेटा ला रहे थे। तो जब जेसन से डेटा ला रहे थे ना, जस्ट उसका पाथ लिखना रहता था और कुछ नहीं।
लेकिन अब ये जो डेटा आ रहा है ना एक्चुअली जेसन का नहीं है, ये HTTP का है, ठीक है, क्योंकि ये सर्वर पे कहीं है डेटा, वो डेटा हमें लाना है। मतलब जनरली अगर आपको HTML में अगर ये डेटा लाना है तो जो डेटा आता है ना वो एजेक्स के हेल्प से आता है, जो फेच मेथड हम लोग लिखते हैं, और ये सब जो होता है वो एजेक्स कॉल होता है। तो लेकिन एंगुलर में क्या है, एक चीज ये सब ध्यान रखिएगा, छोटा छोटा पॉइंट है। एंगुलर में एजेक्स लिखना नहीं पड़ता है, एंगुलर में एजेक्स क्या है, इनबिल्ट है। नेक्स्ट है जे क्वेरी, हम लोग जे क्वेरी भी पढ़े थे। एंगुलर में जे क्वेरी नहीं लिखा जाता है, कोई जरूरत नहीं है, जे क्वेरी लिखने का कोई बेनिफिट नहीं है। यहाँ एंगुलर वो सारा काम खुद कर लेता है। तो यहाँ हम लोग ना अजेक्स लिखते हैं ना जे क्वेरी लिखते हैं। अगर आप जावास्क्रिप्ट में जाइए तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग फेच मेथड से ला रहे थे डेटा को। हमें यहाँ फेच मेथड से लाने का जरूरत नहीं है, हम लोग के पास यहाँ पे HTTP का मेथड है, वो ला देगा आपको। तो API से डेटा लाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा आपको, पहला काम करना होगा ऐप मॉड्यूल में। ये सब याद याद रखिएगा स्टेप पे। सबसे पहला काम हम करेंगे ऐप मॉड्यूल में, क्या, तो HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। HTTP क्लाइंट मॉड्यूल हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे फॉर्म मॉड्यूल था, रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल क्या करते थे, ऐप मॉड्यूल में हम इंपोर्ट करते थे तभी जाके हम यूज करते थे। सेम उसी टाइप से मॉड्यूल में मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। कौन मॉड्यूल, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को। तो फर्स्ट स्टेप ये है, आइए HTTP इंपोर्ट करते हैं। चलते हैं ऐप मॉड्यूल में एंड यहाँ इंपोर्ट कीजिए। HTTP क्लाइंट मॉड्यूल है ना, तो एक काम करता हूँ मैं, डायरेक्ट क्लाइंट मॉड्यूल यहाँ लिख देता हूँ, खुद से वो ले आएगा। HTTP नहीं आएगा लगता है क्या, लाना ऊपर से ही ले आते हैं। इंपोर्ट क्या हो गया, जस्ट 1 सेकेंड। इंपोर्ट यहाँ लाइए, @angular स्लैश, चेक कीजिए HTTP कहीं नहीं है क्या, फॉर्म में रहता है क्या, नहीं फॉर्म में नहीं होगा। एंगुलर स्लैश कॉमन में शायद है, HTTP हाँ HTTP कॉमन में HTTP आया एंड, अच्छा शायद HTTP, सॉरी सिर्फ HTTP लेंगे एंड यहाँ आते हैं। HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, ठीक है, ये रहा। तो ये इंपोर्ट हो गया। ये लाइब्रेरी इसका क्या है, तो कॉमन के अंदर रहता है, और मॉड्यूल है तो हम क्या करेंगे, मॉड्यूल के अंदर जाएंगे। फाइन, सही है, इसको शॉर्ट कर दीजिए। आप देख रहे हैं क्या, जनरली क्या होता है ना कि हमारा जो इनबिल्ट लाइब्रेरी होता है और हम लोग जो कॉल करते हैं कोई भी फाइल जो डॉट नोटेशन की हेल्प से, तो इनबिल्ट वाला को हम लोग जनरली टॉप पे रखते हैं, ठीक है, और जो हमारा अपना लोड किया हुआ है उसको हम लोग नीचे नॉर्मल रखते हैं। तो इसको इंपोर्ट कर लीजिए। इंपोर्ट करने के लिए क्या ऑप्शन है, रिफैक्टर क्या है, नहीं क्या तो ऑप्शन है इसमें, सोर्स एक्शन, हाँ शॉर्ट इंपोर्ट। सोर्स एक्शन में जाके शॉर्ट इंपोर्ट कीजिएगा, वो खुद से अपने अनुसार वो इंपोर्ट कर लेगा सबको। आप यहाँ देख सकते हैं, आपको सबसे ऊपर ले आया इसने। तो जहां जिसका जगह है ना उसको पता है, हम लोग को सोचने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग ने क्या किया, इंपोर्ट कर लिया किसको, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को। फाइन, अब तो ऐप मॉड्यूल में जब आपने HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को किया, तो जहां पे इसे यूज करना है, अभी हम फिलहाल कहाँ जा रहे हैं, सर्विस पे यूज करने के लिए। आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो जहां पे यूज करना है ना, वहां पे आपको HTTP क्लाइंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। मीन्स मॉड्यूल पे मॉड्यूल को और अपने जगह पे क्लाइंट को। तो अब क्या करेंगे, तो मॉड्यूल में हमने यहाँ पे मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, करेक्ट, पूरा ही लिख लीजिए।
HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, लेकिन अपने सर्विस पे आते हैं और सर्विस पे क्या करेंगे, HTTP क्लाइंट को इंपोर्ट करेंगे। अब आइए सर्विस पे, क्यों, क्योंकि हमें सर्विस में यूज करने जा रहे हैं। सो यहां लीजिए इंपोर्ट एंड एट द रेट, लाइब्रेरी का पैकेज सेम है, एट द रेट कॉमन स्लैश HTTP, ठीक है, पैकेज सेम रहेगा, जस्ट यहाँ पे हमें HTTP क्लाइंट को लेना होगा। ठीक है, अब आप HTTP क्लाइंट को क्या कीजिएगा, तो ये एक तरह से क्या है, हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन पढ़े थे, तो ये वही एक तरह से हुआ डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन को क्या करना पड़ेगा, हमें यूज करने के लिए इंजेक्ट करना पड़ता है। हम लोग कंपोनेंट में क्या कर रहे हैं, बार बार इंजेक्ट कर रहे हैं सर्विस को, तभी तो यूज हो रहा है। सेम काम HTTP को भी करेंगे, जब तक हम इंजेक्ट नहीं करेंगे ना, हम यूज नहीं करेंगे, तो हम इसको इंजेक्ट कर देते हैं। प्राइवेट रीड ओनली आप लगाइए नहीं लगाइए उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, HTTP क्लाइंट कॉलन HTTP क्लाइंट, और सेम वेरिएबल का नेमिंग कन्वेंशन, पहला लेटर को स्मॉल कर दीजिए, हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, देख लीजिए स्टेप। तो हम लोग क्या किए, हम लोग ने ऐप मॉड्यूल में HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को लाया, उसके बाद जहां भी यूज करना है, सपोज आप उसको सर्विस कंपोनेंट पे यूज करना चाहते हैं, आप इंजेक्ट कंपोनेंट पे क्लाइंट को इंपोर्ट कर लीजिए, जहां भी करना चाहते हैं इंपोर्ट कीजिए, क्लाइंट इंपोर्ट हो गया सर्विस पे, और उसके बाद क्या किए, कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट करना पड़ेगा, यहां लिख लीजिए इंजेक्ट, कहां लिखा रहा है, इंजेक्ट इन साइड, इनसाइड हम ना बोले तो ज्यादा बेहतर रहेगा, इन कंस्ट्रक्टर बोल देते हैं, इन कंस्ट्रक्टर सेम एज सर्विस इंजेक्शन इन कंपोनेंट। ठीक है, जैसे हम सर्विस को कंपोनेंट पे इंजेक्ट करते हैं ना, सेम उसी टाइप से हम क्या कर रहे हैं, इसको इंजेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद अब यूज कर लीजिए। तो आपको करना क्या है, आपको इस URL से डेटा लाना है, ठीक है, और कहाँ पे, तो इसके अंदर, हटाइए इसको, अब लिखिए क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हम चलेंगे HTTP क्लाइंट पे, ये सब मेथड जो है ना याद कर लीजिएगा एकदम पूरे, एक का क्लाइंट की कैसे होता है। तो दिस डॉट HTTP, अब डॉट लगाइए, आप जैसे ही डॉट दीजिएगा ना, आपको सारा मेथड आ जाएगा। मैंने कब इसको डिस्कस किया था, हाँ एंगुलर में भी डिस्कस किया था, एंड प्लस जावास्क्रिप्ट में भी डिस्कस किया हूँ। एंगुलर में मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मैं डिस्कस किया था सर्वर साइड, हाँ एजेक्स के टाइम में, करेक्ट, एजेक्स जब हम लोग पढ़े थे तो हम लोग डिस्कस किए थे सर्वर साइड का मेथड, गेट पोस्ट, कुछ याद आ रहा है, पुट डिलीट, याद आया कुछ, ये मेथड एजेक्स में हम लोग डिस्कस किए थे, कि ये सब मेथड पे क्या होता है, आपका कुछ एक्टिविटी होता है। गेट क्या करता है, गेट आपको डेटा को लाने में हेल्प करेगा, ठीक है, टू गेट डेटा, फाइन। पोस्ट क्या करेगा, डेटा को ले जाने में हेल्प करेगा, मतलब आप बोल सकते हो टू इंसर्ट डेटा, ठीक है। पैच क्या करेगा, ये सब मेथड को याद रखिएगा, पैच क्या करेगा, पैच क्या करता है, पुट तो अपडेट करेगा, टू अपडेट डेटा। अब है सेट एंड पैच क्या करता था, सर पैच में क्या होता है कि सर, पैच का मतलब होता है कि सर जो डेटा जिसका जरूरत होता है उसमें पैच को रखते हैं शायद, पैच करना मतलब डेटा को सर। साइकिल का पंक्चर बनाते हैं तो पूरा टाइम यस थोड़ी सर, बदलेंगे, जहां पर जितना जरूरत होगा। जहां पंक्चर हुआ है वहीं करेंगे ना, तो वही तो हुआ ना, पैच कर रहे हैं, जो डेटा चाहिए वैसी को ले जाइए, फॉर्म का पूरा डेटा थोड़ी ले जाएंगे, समझे। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ कुछ डेटा ले जा सकते हैं, मतलब हम स्किप डेटा को स्किप भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग स्किप डेटा कुछ बोल सकते हैं ऐसा,
मतलब पुट एंड पैच दोनों इक्विवेलेंट ही होता है, बट पैच में हम कुछ डेटा को स्किप कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ सारा डेटा। ये हम वहां पे रिएक्टिव फॉर्म जब हम पढ़ रहे थे वहीं पे हम लोग डिस्कस किए थे सेट एंड पैच को, वही पैच है। टू नो नीड टू टेक ऑल डेटा, कुछ ऐसा ही है। इसका डिफिनेशन हम लोग देख लेंगे, मिलेगा आगे। तो ये हो गया, ठीक है। और डिलीट तो बताना ही नहीं है, वो तो दिन रात डिलीट करते रहते हैं। डिलीट क्या सर हो गया? पोस्ट में क्रिएट और सेव होता है ना? पोस्ट में हाँ, मतलब क्रिएट नया और डेट, सेव। मतलब न्यू डेटा, न्यू डेटा है ये, ठीक है। ये ध्यान रखना है ये पॉइंट को, क्योंकि ये न्यू डेटा है। लेकिन पैच एंड पुट न्यू डेटा नहीं है, ओल्ड डेटा है, उसमें जाके हम अपडेट कर रहे हैं कुछ भी। समझ में आ गया? इसको अगर चाहें तो आप लिख सकते हो यहाँ पे ओल्ड डेटा, और यही चीज ये इसमें भी है, ठीक है। अश्विनी सो गए हैं क्या? और डिलीट में क्या करेंगे, हम डेटा को डिलीट कर देंगे, दैट्स इट। रिमूव। अब आते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है गेट के लिए। तो गेट का क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, HTTP कॉल किया, मतलब क्या हो गया, हमारा एजेक्स कॉल हो गया। डॉट, आप जैसे ही डॉट लगाते हैं ना, आपको सारा मेथड जो हम लोग नीचे लिखे ना, वो सारा मेथड यहाँ दिख रहा है आपको। डेट डिलीट क्या कर रहा है, आपको रीड करना है ना, तो आप इस पे कर्सर रखिए और यहाँ पे आपको रीड कर सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। पूरा डिटेल आपको यहाँ पे दे रहा है। सेम इसी प्रकार से हम लोग पीछे आते हैं, तो गेट हेड जेसन ऑप्शन पैच, पैच मिला, हाँ इसको देख लेते हैं क्या था। तो कंस्ट्रक्ट एपीआई रिक्वेस्ट इंटरप्ट द बॉडी रिटर्न द रिस्पांस, क्या है, एन ऑब्जर्वेबल ऑफ द रिस्पांस विद रिस्पांस बॉडी उधर, नहीं पता इसमें से क्या चल रहा है, वही है लेकिन डिफरेंशियल हटाइए। तो हमें क्या करना है, डेटा गेट करना है। चलिए लेते हैं गेट, एंड इसको पढ़िए, पहला क्या मान रहा है, यूआरएल, ठीक है। तो बस हम लोग यूआरएल को एक वेरिएबल बना के दिए हैं। आप, अरे यार क्या कर दिए, हाँ इसको पास कर दीजिए। एरर क्यों है, बिना देखे बताइए, एरर क्यों आ रहा है? या कर्सर रखे बता दिए तो समझ जाएंगे। कोई नहीं, रिटर्न दिस रिटर्न का क्या मतलब है, अभी तो दिस का मतलब है नहीं। ना। ऐसा रखिए, क्या दिया, दिस टू अनरिजॉल्व वेरिएबल। एक चीज याद रखिए, टाइप स्क्रिप्ट में कहीं पे भी आप वेरिएबल को टारगेट कर रहे हैं ना, मतलब क्लास के अंदर हम बात कर रहे हैं, जस्ट अभी ना पढ़े थे दिस को, दिस क्या करता है, क्लास के अंदर मेथड को टारगेट कर रहा है। इस मेथड में इसका मेथड कौन है, मतलब पेरेंट इसका कौन है, टॉप लेवल का क्लास, करेक्ट। तो इसके अंदर का जो वेरिएबल है वो किसको टारगेट करेगा, अपने पेरेंट को टारगेट करेगा। अभी जस्ट दिस न पढ़े, कॉल बाइंड अप्लाई, वही तो है ये, और क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या किया, दिस आ गया। अब क्या करते हैं, तो हम लोग ये मेथड को कॉल अभी तक कहीं नहीं किए हैं, चलिए कॉल करते हैं अपने कंपोनेंट पे। आ जाइए, कंपोनेंट जहां यूज करना है, तो ओके ऑलरेडी लिखा हुआ है, फाइन। चलिए मैं फिर से लिख देता हूँ, हटाइए शुरू से। हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर को, कंस्ट्रक्टर में सर्विस इंजेक्ट किए। अब इस मेथड को हमें कॉल करना है, गेट डेटा मेथड को। तो कैसे करेंगे, दिस डॉट सर्विस डॉट, मेथड आ गया गेट डेटा, और ये रहा। अब देखिए प्रॉब्लम अभी क्या है, जब आप इसको कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे इसने रिटर्न नहीं किया है कुछ भी, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक कंसोल लिख लेता हूँ, एंड कंसोल में इनसाइड सर्विस, ठीक है, इनसाइड सर्विस लिखा हूँ। अब देखते हैं क्या आया, इनसाइड सर्विस दिया क्या, हाँ इनसाइड सर्विस आ रहा है, लेकिन
ये जो डेटा है ये नहीं आया। एक काम और करते हैं, ये पूरा को मैं कंसोल में लिख देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। कुछ हुआ? ऑब्जर्वेबल आ गया ना, मतलब कुछ तो आ गया, पहले नहीं आ रहा था, कुछ तो आया है। इसका मतलब क्या हुआ, जो कंपोनेंट पे जो कॉल किया है उसको क्या करना होगा, रिटर्न। अब आएगा वहां भी, नहीं आया। कंसोल लिखे हैं क्या? नहीं, कंसोल ही नहीं लिखे तो आएगा कहां से। इसको हटा देते हैं, इसको यहाँ तो दिखाने के लिए कंसोल चाहिए ना, हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं। सो लेट डेटा इक्वल टू, फाइन, और यहाँ पे कंसोल लिख लेते हैं। और कंसोल के अंदर ये मेरा खुद से दिस क्यों नहीं ला रहा है बार बार, अच्छा यहाँ दिस नहीं रहेगा, सॉरी, क्योंकि वेरिएबल बना दिया ना। अब आपको ऑब्जर्वेबल आ गया। अब बताइए ऑब्जर्वेबल को गेट कैसे करते थे? ऑब्जर्वेबल गेट कैसे हो रहा था? डॉट सब्सक्राइब, समझ में आया या नहीं? तो एक काम करते हैं, यहां लिखेंगे ना तो क्या होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। मैं यहां नहीं लिखूंगा, सेपरेट मेथड हम लोग बनाएंगे एक, और उसके अंदर लिखेंगे, तो वो ज्यादा क्लियर होगा कोड लिखना। सो गेट डेटा किए, गेट डेटा को कंस्ट्रक्टर में कॉल कर लीजिए, गेट डेटा कॉल हो गया, फाइन। अब आ जाइए इसमें, क्या करेंगे, दिस डॉट एपीआई डेटा सर्विस डॉट गेट डेटा मेथड है, फाइन, डॉट सब्सक्राइब, और याद है कोड कि नहीं? सब्सक्राइब डेटा कितना पैरामीटर लेता था? सब्सक्राइब कितना पैरामीटर ले रहा था? 3। कौन कौन? नेक्स्ट, कंप्लीट, एरर, 3 हो रहा था ना। लेकिन हम लोग तीनों यूज नहीं कर रहे थे, हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे कॉल बैक बना रहे थे, ऐसा लिख रहे थे, करेक्ट। और इसमें कुछ भी लिख दीजिए रेस्पॉन्स, और यहाँ पे कुछ भी कंसोल, और कंसोल में रेस्पॉन्स को प्रिंट कर दीजिए। ये कोड में कोई दिक्कत है किन्हीं को तो बताइए पहले, आउटपुट बाद में देखेंगे। नहीं सर, रटे हैं। ये किन्हीं को दिक्कत, किन्हीं को है तो बताइए। हम लोग ने नहीं सब, सर। अरे आपको नहीं ना है, बाकी का। क्योंकि यहाँ सब्सक्राइब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा डेटा जो आया ना ऑब्जर्वेबल आया, तो हम लोग कल ऑब्जर्वेबल देखे थे वही, इसीलिए कि ऑब्जर्वेबल से डेटा लाने के लिए सब्सक्राइब करेंगे, और जब सब्सक्राइब आएगा तो इसके अंदर हमें कॉल बैक लिखना पड़ेगा, तब जाके डेटा आ जाएगा। देखिए जितना जल्दी बोलिएगा उतना फास्ट हमारा डेटा आएगा, ठीक है, देर कीजिएगा तो फिर हमारा कुछ नहीं है। तो अब आप देखिए आपका डेटा यहाँ आ रहा है, और ये डेटा कहाँ से आया, एपीआई से आया, समझ में आ गया। तो यही है डेटा एपीआई से लाने का तरीका। तो टोटल क्या किए, एक बार हम लोग कंक्लूजन कर लेते हैं, तब समझ में क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या किए, म्यूट कीजिए जिनका भी चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ऐप मॉड्यूल में चलते हैं। ऐप मॉड्यूल के अंदर हमने क्लाइंट मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, फर्स्ट स्टेप, एज लाइक फॉर्म। फॉर्म को यूज करने के पहले रिएक्टिव और फॉर्म मॉड्यूल, रिएक्टिव और टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म दोनों को आपको इंपोर्ट करना पड़ता था, तब जाके। तो डेटा कहाँ लिख रहे हैं हम लोग, सर्विस पे जाके एक नॉर्मल ला रहे हैं, ग्लोबल हम लोग कॉमन सर्विस में बना रहे हैं, इसलिए मैंने HTTP क्लाइंट को सर्विस पे कॉल करेंगे। सर्विस पे कॉल करने के बाद क्या कर रहे हैं, वहां पे हम लोग मेथड लिख रहे हैं, कौन सा मेथड, गेट मेथड। तो क्या किए, एच दिस डॉट मीन्स क्लाइंट को यहाँ इंपोर्ट कर देंगे। देखिए इंटरव्यू में जनरली क्वेश्चन आपको क्या पूछता है कि आप एपीआई से डेटा कैसे लाते हैं, कैसे लाते हैं, मतलब ये नहीं बताना है कि गेट से लाते हैं, ये पूरा जो लिखे है ना ये पूरा बताना है राम कथा कि क्या होता है, शुरू से लेके अंतिम तक बताइए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ऐप मॉड्यूल में HTTP क्लाइंट मॉड्यूल इंपोर्ट किया, फिर जिस सर्विस पेज पे लाना है डेटा वहां पर हमने HTTP क्लाइंट को लाया। क्लाइंट को लाने के बाद हमने URL कंस्ट्रक्ट हो गया, ये तो URL छोड़िए। HTTP क्लाइंट को इंपोर्ट करने के बाद हम सर्विस में कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। इंजेक्ट करने के बाद
तो HTTP कंस्ट्रक्ट इंजेक्ट करने के बाद दिस डॉट HTTP क्लाइंट लेंगे, और क्लाइंट लेने के बाद हम HTTP का मेथड लगाएंगे। किसका मेथड? तो HTTP का मेथड, ये ध्यान रखना है। तो HTTP का मेथड कौन हुआ? तो गेट हो गया। गेट, पुट, पोस्ट सबका अपना अपना काम है। गेट मेथड में क्या क्या आर्ग्यूमेंट लेगा, जब आप कर्सर रखिएगा तो आपको दिखा देगा। ये कर्सर रखिए, रुको, हाँ, यहाँ पे आपको दिखा रहा है क्या है, वो URL है, और सेकेंड में फिर से ऑप्शन है। तो ये अलग चीज है, इसे हमें नहीं मतलब है। आप पास कीजिए या ना कीजिए, कोई इशू नहीं है। और इसका रिटर्न टाइप क्या है? तो ऑब्जर्वेबल है। ठीक है, तो आप इसको, अगर आपको इसको रिटर्न टाइप दिखाना है तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। एक सेकंड, सॉरी, हाँ वहीं पे दिखाएंगे। एंड ये इंपोर्ट नहीं हुआ क्या? रिमूव दे रहा है। अच्छा, लिखते कैसे हैं, गलत हो रहा है कुछ। अच्छा फिलहाल छोड़िए उसको। तो ये रिटर्न टाइप जो मिला क्या हुआ? ऑब्जर्वेबल मिला। अब जब कर्सर रख रहे हो तो आपको दिखा दे रहा है कि ये ऑब्जर्वेबल है। अब जहां पे इसको कॉल करना है, कॉल करना है कहाँ? कंपोनेंट पे। तो कंपोनेंट पे क्या किए? सर्विस को पहले हम इंजेक्ट कर रहे हैं अपने कंपोनेंट पे, और जिस वेरिएबल, जिस मेथड के अंदर इसको डेटा हमें लाना है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? डेटा को यहाँ पे गेट डेटा नाम से यहाँ पे कॉल कर, मतलब जो मेथड है, मतलब सर्विस डॉट मेथड और डॉट सब्सक्राइब। सब्सक्राइब क्यों? क्योंकि जो HTTP का रिटर्न टाइप जो है वो एक्चुअली में ऑब्जर्वेबल है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ा? सब्सक्राइब करना पड़ा, और हमारा यहाँ पे डेटा आ जाएगा। अब इस डेटा को हम चाहते हैं UI पे ले जाना। तो पहले हम, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अब इस डेटा को हम चाहते हैं UI पे ले जाना। तो पहले स्ट्रक्चर देखिए, क्या है स्ट्रक्चर? एक एरे है, और एरे के अंदर में डेटा है। तो आ जाते हैं फिर UI पे। तो क्या करेंगे? कहाँ गया कंपोनेंट? div, और लगाइए ng फॉर स्टार ng for इक्वल टू लेट डेटा ऑफ ये बाहर रहता है क्या, ये वेरिएबल में? यस सर, ऐसे सही रहता है? लिखा है। ऐसे यस रहता सर, है क्या? और यस सर। भाई मैं तो भूल गया हूँ सब, ये सब पता नहीं क्या हो गया। अब यहाँ पे ना ना, इससे नहीं रहता है भाई, सर उसकी वो गलती। सर वो यहाँ पे डबल स्ट्रिंग रहेगा। ठीक है। तो नीचे आ कहाँ रहा है? रुक जा, तुम पे कोई भरोसा ना है हमको। सर ऐसा ही रहता है। है तो ऐसे ही, चलो भरोसा कर लेते हैं। अब क्या करेंगे? अब डेटा पे, अब ये जो डेटा है इसके पास डेटा होना चाहिए। अब हम लाते हैं उसके पास डेटा। तो क्या करना है? डेटा तो है नहीं, कोलन बना देते हैं कुछ एनी, बाद में उसको सही करेंगे। तो एनी हो गया, और यहाँ पे जो डेटा रेस्पॉन्स के पास आया है, अब आप डेटा इक्वल टू रेस्पॉन्स कर दीजिए। ठीक है, अब क्या हुआ? जो डेटा हमें रेस्पॉन्स में आया वो डेटा हमारा इसमें चला गया। देखते हैं, आ गया, भगवान भरोसे तो सब सही है, नहीं आया तो गया। चलिए काम तो बन गया, डेटा आ गया, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में दिखा रहा है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में क्यों है? क्योंकि हम लोग ने उसका डेटा को चेक नहीं किया है। कोई ले लीजिए ना, टाइटल, कंट्रोल भी आ गया। ये रहा है आपका डेटा, समझ में आ गया? रोल माइनस। अब आप अपना जितना भी टाइप का API है आप लगा के चेक कर सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप से आपका डेटा आ जाएगा। तो जो भी डेटा लेना है आपको टेबुलर में दिखाना है, आप दिखा सकते हैं। आपका फर्स्ट डेटा देखिए, ये है फर्स्ट डेटा, ठीक है। तो हम लोग ने किया क्या, हम लोग ने यहाँ पे डेटा लाने के बाद क्या कर रहे हैं, उस डेटा को एक वेरिएबल में डाल दिए और यहाँ पे वो वेरिएबल चला गया। अब कुछ कुछ चीज और करते हैं इसमें, हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे आप URL इस टाइप से लिख रहे हैं, ठीक है। ये दूसरा भी तरीका है लिखने का। क्या तरीका है, ये तो हो गया है आपको तरीका नंबर 1, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि जो हम यहाँ पे URL को ऐसे पास कर रहे हैं ना, दिस डॉट, आप ये डायरेक्ट URL को इसमें रख सकते हैं। ठीक है, चेक करते हैं आउटपुट। अभी आपका गेट के अंदर आपने डायरेक्ट URL पास कर दिया, प्रॉपर है, कोई इशू नहीं, कोई कोड ब्रेक नहीं है। मतलब हम URL को यहाँ पे थोड़ा इस टाइप से रखने से क्या होता है ना, हमारा सिंपल हो जाता है। बट उस टाइप से नहीं रखना है तो आप ऐसे भी रख सकते हो, ये भी तरीका है। बट ये तरीका मतलब सही नहीं है एक तरह से देखा जाए, क्योंकि कोड आपका कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। बट कभी कभी आपको दिखेगा उस टाइप से भी लिखा हुआ, इसीलिए मैं बता दिया। सेकंड, आप जो यहाँ पे इस टाइप से लिख रहे हैं, ठीक है, एक सेकेंड, चलिए मैं इसी को यूज करूंगा, ठीक है। अब क्या करना है, तो ये तो डेटा इसका है। अब इसमें से अगर मुझे /2 का लेना है डेटा, इस टाइप से, सिर्फ ID 2 वाले का, तो कैसे लाएंगे। और यही काम हम अपना पे करना चाहते हैं, तो क्या करना होगा, मतलब URL मेरा ये है, ये URL है। इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे URL को, तो ये जो URL बना है ना, इसमें 2 को बाइंड करना है मुझे। तो क्या करते हैं, इसके बाद एक तो कॉन्कैटिनेट कर लीजिए, नहीं तो बैकटिक को यूज कर लीजिए। ज्यादा बेहतर मैं समझूंगा कि बैकटिक को यूज कर लेना, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। तो बैकटिक हो गया, स्लैश दीजिए और स्लैश के बाद क्या, ID पास कीजिए, जो ID आप ला रहे हो। तो मान लीजिए हमने दे दिया 2। अब देखते हैं क्या होता है कारनामा। लीजिए, हो गया गड़बड़, कारनामा का होगा, क्या हो गया, इशू ये हुआ, हम लोग ने फॉर लूप चलाया है, करेक्ट। और हम लोग का अभी जो डेटा आया है सिंगल आया है, आप यहाँ देख सकते हो आपका डेटा आ रहा है, करेक्ट, सेकेंड नंबर का डेटा आ रहा है। लेकिन आप क्या चला रहे हैं, आप से लूप चला रहे हैं। जो यहाँ से रिटर्न मिला है ना HTML पेज को, तो ये क्या किया, ये डेटा का लूपिंग कर दिया। लेकिन एक्चुअली में डेटा जो है एरे में तो आ नहीं रहा है, डेटा जो है नॉर्मल ऑब्जेक्ट में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम लूप नहीं चलाएंगे, करेक्ट। तो हमें वो बचाना होगा लूप से उसको, क्योंकि सिंगल डेटा आप लाए हैं, सिंगल डेटा आप ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लाए हैं। तो अगर आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं कि अगर एरे है तभी लूप चलाएं, नहीं तो लूप को स्किप कर दें। तो कैसे चेक करेंगे कि वेदर डेटा हमारा ऑब्जेक्ट है या एरे है, कैसे चेक होता है राहुल, चेक कैसे होता है। अब है कैसे, देखते हैं, टाइप ऑफ, ऐसे लिखेंगे क्या, इंटरपोलेशन देंगे ना, देखते हैं बाहर रहेगा या अंदर में रहेगा। टाइप ऑफ, ये तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दे दिया, नहीं भाई ये भी लगता है, देखते हैं करके। ओट, ये तो अलग है, पूरे एरर दे दिया। तब मुझे HTML नहीं बल्कि TS पे ही काम करना पड़ेगा। ये TS पे ही, इसका टाइप चेक कर लीजिए। यहाँ एक वेरिएबल बना लीजिए लीजिए
एरे, बोले ना, फिलहाल हम एनी डालते हैं, बट एक्चुअली में ये बुलियन रहेगा। बुलियन रहेगा क्या? नहीं, बुलियन नहीं रहेगा, ये एरे या ऑब्जेक्ट ऐसा रहेगा। तो अब क्या हुआ, इज एरे हम निकाल लेंगे, तो ये इज एरे जो है ना, जनरली जब रियल टाइम में जाइएगा ना तो आपको बोलेगा क्या, एक फ्लैग बनाइए और पास कर दीजिए। तो फ्लैग का मतलब यही हुआ, एक हमने वेरिएबल बनाया और उसको हम यूज कर लिए। तो इज एरे इक्वल टू, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टाइप, सॉरी टाइप ऑफ लेंगे किसका, तो रेस्पॉन्स का। देखते हैं कि रेस्पॉन्स का टाइप ऑफ क्या मिल रहा है, एरे है या ऑब्जेक्ट है। तो एक काम करता हूँ, फिलहाल मैं कंसोल कर लेता हूँ यहाँ, तो इज एरे का देखते हैं क्या मिलता है। क्या मिला, ऑब्जेक्ट दिया, ये तो ठीक है, ऑब्जेक्ट तो देगा ही देगा। अब आप क्या होता है वो मेथड, एरे डॉट इज एरे, और इज एरे के अंदर दिस डॉट इज एरे को पास कर देंगे, क्योंकि इज एरे हमारा वेरिएबल है। दे दिया फॉल्स, क्योंकि ये डेटा एरे नहीं है, करेक्ट। और अब हम इसको एरे बनाते हैं, कहाँ से, एपीआई से। ये टू जो लिखे हैं ना हटा देते हैं। अब देखिए, अब वो ट्रू देगा। अभी भी फॉल्स आया, कहाँ से गड़बड़ हुआ। एरे डॉट इज एरे दिस डॉट इज एरे हमने पास करवाया, करेक्ट। नथिंग चेंज रे, क्यों नहीं चेंज किया ये। एरे डॉट इज एरे टाइप ऑफ, जब भाई हम गलत जगह चेक ही कर रहे थे। हाँ, ट्रू आ गया ना। अब आपका, अगर ये मैं टाइप ऑफ को पास कर दिया था उसमें, इसीलिए तो एरे डॉट इज एरे क्या करेगा, ये या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा। यहाँ पे ये टाइप ऑफ नहीं रहेगा, ये हटा दीजिए, इसको रखिए। अब सही है। अब ये क्या करेगा, आपको ट्रू एंड फॉल्स में देगा, क्योंकि बारी बारी से ये चेंज होगा। अब आते हैं अपना HTML पे, और HTML पे मैं डेटा बाइंड कर देता हूँ। अब चेक करते हैं, अभी क्या मिला, ट्रू। अब हम लोग सिंगल डेटा पास करवाते हैं, कहाँ गया, राउट बनाइए /2। अब ये फॉल्स होना चाहिए, फॉल्स हुआ, क्योंकि अब डेटा जो है हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब जब ट्रू एंड फॉल्स आपको मिल गया, अब आप लूप भी उसी टाइप से कंडीशनली चलवा लीजिए। क्या करना है, जब ये लूप कब चलेगा, जब एरे होना चाहिए, करेक्ट। इट मीन्स जब ये एरे है, क्या करेंगे, *ng इफ लगाएंगे ना। अब आया गेम में मजा। ओके, *ng इफ है इक्वल टू, और वो वेरिएबल, सॉरी ऐसे नहीं रहेगा, डायरेक्ट रहेगा, इंटरपोलेशन लिखने की जरूरत नहीं होता है। अब सीन, आपको एक नया टर्म सीखने को यहां से मिलेगा। और हम लोग का सही लिखा हुआ है, लेकिन एक एरर आ रहा है। एरर क्या है, देखिए, can't have multiple template binding on one element, ठीक है, use only one attribute prefix with star। हम लोग क्या किए हैं, *ng if भी लिखे हैं और *ng for भी लिखे हैं, मतलब दो एट्रीब्यूट बाइंडिंग को हमने सेम HTML के टेम्पलेट पे लिखा है। आप नहीं लिख सकते हैं, एक पे एक ही लिखाएगा, ठीक है। आप या तो ng for को लिखिए, मतलब इसको हटा दीजिए। अब चेक करते हैं, अब क्या हुआ, अच्छा डेटा डज नॉट एग्जिस्ट, सही है, क्योंकि हम ng for ही गायब किए तो कहाँ से रहेगा।
कुछ भी लिख देते हैं इसके अंदर, ठीक है। अभी ये कंडीशन फॉल्स है, इसीलिए यहाँ का डेटा नहीं दिख रहा है, करेक्ट। अब अगर कंडीशन इसको हम ट्रू कर देते हैं नॉट लगा के, तो ये दिखेगा, ये चेंज आ रहा है ना, क्योंकि हमने कंडीशन वहां से ट्रू करवा दिया। लेकिन तो ये तो ठीक है, डेटा हमें आ गया, लेकिन एनजी फॉर कैसे लिखेंगे? तो जब भी एक हम लोग एनजी कंटेन एनजी टेम्पलेट पढ़े हैं ना, क्या करता है एनजी टेम्पलेट, जल्दी बताइए। एनजी टेम्पलेट क्या करता है, याद भी है कि गया? अरे आप ही लोग से पूछ रहा हूँ। सही है, हम ही इंटरव्यू देंगे। जब आप एनजी टेम्पलेट कब लिखते हैं, जब कंडीशनली हमें डेटा को शो कराना होता है, ठीक है। ये आप लोग जिस टाइप से प्रैक्टिस कर रहे हो ना, ऐसे कुछ नहीं होगा, सर बात को यूजेबल समझ। कंपाउंड भी क्रिएट कर सकते हैं ना। तो एनजी टेम्पलेट क्या होता है ना, हम डेटा को कंडीशनली शो कराने में काम करा देते हैं, मतलब रीयूजेबल कंपोनेंट ही हम बोल सकते हैं। तो ये कब डेटा शो होगा, जब इसका कंडीशन ट्रू फॉल्स होता है, तभी। यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बना देते हैं कुछ भी, और जब ये वेरिएबल आपका फॉल्स होगा तभी ये दिखेगा, ठीक है। तो जिस टाइप से, 1 सेकेंड पानी पीने दीजिए। तो जिस टाइप से ये कंटेंट को कंडीशनली शो कराने में हेल्प करता था, एक हमारे पास और टर्म है एनजी हाइफन कंटेनर, ठीक है। एनजी हाइफन कंटेनर, ये क्या करेगा ना, इसमें कुछ भी लिखिएगा ना तो आपका ये डॉम में नहीं आएगा, ये चीज है। आप इसके अंदर आप यहाँ पे लिख दीजिए, कहीं पे लिख दीजिए, बाहर ही लिख दीजिए। अभी हम लोग क्या लिखे हैं, जो देखिए, सॉरी, अभी हम लोग क्या लिखे हैं, एनजी कंटेनर के अंदर हमने एक डिव लिखा है। तो जब हम डॉम में देखेंगे, तो सपोज दैट हमारा जो ये H1 दिखेगा या नहीं दिखेगा, देखते हैं पहले, ठीक है। H तो आ गया, इसका मतलब ये एग्जीक्यूट हो गया। तो चेक करते हैं डॉम में जाके कि क्या एनजी कंटेनर आता है। तो डॉम मतलब कहाँ पे, इंस्पेक्ट करने के लिए एलिमेंट में। आप यहाँ देखिए HH आ रहा है, यहाँ पे डिव है, इसके ऊपर एक ऐप है, लेकिन एनजी कंटेनर कहीं नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं एनजी कंटेनर आपका कमेंटेड है, दिख रहा है, एनजी कंटेनर यहाँ कमेंटेड है, लेकिन यहाँ नहीं है। अब एक काम और करता हूँ, मैं एनजी कंटेनर के बाहर एक और डिव लगा देता हूँ, ठीक है। तो डिव के बीच में अब हमारा एनजी कंटेनर है। अब हम ओपन करते हैं उसको। आप देखिए यहाँ पे डिव है, डिव के बाद दूसरा डिव है, इसके बीच में एनजी कंटेनर था लेकिन नहीं है। मतलब ये बेनिफिट क्या होता है ना, कि जब आप एनजी कंटेनर को यूज करते हैं तो ये आपका डॉम का पार्ट नहीं बनता है। तो इसको यूज क्यों करते हैं, तो कुछ भी अगर वैसा कोई कंडीशन हो जहां पे आप HTML में, मतलब HTML लिख रहे हैं और कोई ऐसा कंडीशन हो कि जहां आप HTML टैग नहीं लिख सकते हैं, उस केस में एनजी कंटेनर आपको हेल्प कर देगा, क्योंकि ये डॉम का पार्ट नहीं बनेगा। कौन ऐसा टैग है जिसमें दूसरा टैग नहीं लिखाएगा, सिर्फ अपना उसका पेरेंट चाइल्ड ही लिखाएगा? HTML में कौन ऐसा टैग है, देख ले HTML कहाँ तक है, कोई बताइएगा। HTML का कौन ऐसा टैग है कि जो अपना पेरेंट एंड चाइल्ड ही लेगा, कोई दूसरा नहीं लिख सकते हैं।
सबका खाना बन गया है कि बनाने में लगे हुए हैं? क्या हुआ HTML? क्या राहुल? मतलब ये हाल है, HTML भी कहानी खत्म? अश्विनी, अभय, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है सर, क्या नहीं ना पूछ रहे आया, हैं। कोई दिक्कत नहीं भाई, HTML ऊपर से बाउंस होता है, टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे सर समझ में आ रहा है, लेकिन चाइल्ड मतलब क्या पूछना चाह रहा है ये नहीं समझ में आ रहा हम ही वही नहीं समझ रहे हैं क्या पूछना चाह रहे हैं, है। वो सर समझ ये ही जब जाएंगे से तो। ये जब से यहाँ से आपने बताना शुरू किया ना, ये एनजी फॉर और इफ से, उसके हाँ, बाद से ऊपर से ही जा रहा है, पता नहीं क्या क्या कोई बता रहा दिक्कत है ये। नहीं है, अभी ऊपर से जाएगा, टेंशन मत लो, बाद में कैप्चर हो जाएगा। भाई सुनो, जब ABCD कोई पढ़ता है ना तो बहुत इजी लगता है, लेकिन जैसे ही F फॉर एप्पल आता है ना तो हो जाता है दिक्कत। और फिर ऊपर जब आता है ना एप्पल इज ए फ्रूट, तब तो और बाउंस होना स्टार्ट, समझे? तो बच्चा की तरह पढ़िएगा तब तो जिंदगी खत्म हो जाएगा एंगुलर पढ़ते। हम तो इतना सिंपल सिंपल जा रहे हैं, अब क्या मेहनत नहीं कीजिएगा भाई तो कुछ नहीं होगा, हम तो पहले बता रहे हैं। जैसे जैसे टॉपिक वास्ट होगा, कॉन्सेप्ट आएगा, वो सब जाएगा। सर ये फॉर का यूज तो किए थे, लेकिन इफ का यूज नहीं किए थे इसमें, ये एपीआई के लिए। हाँ, तो हम एपीआई में नहीं कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं एपीआई में? ये क्यों मतलब है कि एपीआई में करने के लिए? ये आप क्या समझ रहे हो, ये एपीआई के लिए यूज कर रहे हैं इसको, इफ को कुछ लिए सर नहीं नहीं किया वो, गया। आप ये समझिए कि हम इसको ये जहाँ लिखना क्यों समझ रहे हैं, आप ये चीज एक को मिनट। समझे हो पहले। भाई पढ़ाई वैसे नहीं यस होता है सर। जैसे, अब जैसे आप सोच रहे हो, क्यों लिख रहे हैं इसको जो बताइए मुझे, एनजीएफ यहाँ सर लिखना ये तो क्या चेक है? कर रहे हैं एनजी, ये तो ट्रू और फॉल्स चेक करते हैं इसमें। नहीं, ये लिख क्यों रहे हैं जो मुझे बताइए, ट्रू फॉल्स तो दे रहा है वो तो अलग चीज है। हम एनजी फॉर जब लगाएं तो इसको लिखना क्या जरूरत है, किस लिए लिखना चाह रहे हैं? सर डेटा को क्या इंटर, डेटा तो हमारा आ ही रहा था कंसोल में, ये तो प्रॉपर था। चलिए, आप बहुत हाई हाई लेवल जा रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए। हाँ, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि कौन ऐसा एलिमेंट है HTML का कि जो अपना पेरेंट एंड चाइल्ड को ही एक्सेप्ट करेगा, कोई दूसरा एलिमेंट को नहीं लेगा। जैसे div है मान लीजिए, तो div के अंदर हम h1 लिख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी टैग है कि जिसके अंदर वो बिल्ड है कि हम वही चीज को एक्सेप्ट करेगा, दूसरा नहीं। दूसरा लिखिएगा वो गलत मतलब आउटपुट आएगा बट एक्चुअली में वो गलत है। कौन ऐसा टैग है? किसी को नहीं पता है। ओएल के अंदर क्या लिखा था? एल आई लिखा था है। आप ओएल के अंदर H1 लिख सकते हैं क्या? हुँ? नहीं ना, नहीं ना लिखाएगा। टेबल टैग, टेबल के अंदर H1 div कुछ लिख सकते हैं क्या? टेबल के अंदर तो हमेशा tr th यही सब चलेगा। बात समझ में आया सबको? तो ये सब जो एलिमेंट है अपना पेरेंट एंड चाइल्ड को लेके चलता है, ये दूसरे एलिमेंट को इंटरफेयर करने नहीं देता है। लिखने का आप लिख दीजिएगा। HTML हम लोग कहाँ वैलिडेट करते हैं कोड को, किस वेबसाइट पे? Blue3C वैलिडेटर करते हैं ना। आप एक बार जो है ना कोई ऐसा लिखिएगा कि इसके अंदर H1 वगैरह सब लिख दीजिए और चेक कीजिए कोड को, गलत बताता है या नहीं। बात समझ में आया? तो जब ऐसा केस रहे कि वेल है उसके अंदर कुछ हमें टैग लिखना है, लेकिन हम H1 वगैरह नहीं लिख सकते हैं और हमें कुछ लूप चलाना है, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, उस केस में ये हेल्प करेगा एनजी कंटेनर। क्लियर हुआ? तो एनजी कंटेनर आपको वैसे एलिमेंट में हेल्प करेगा जहां पे HTML का टैग लिखना पॉसिबल नहीं है। जैसे मान के चलिए आप यहाँ पे आप LI लिखे हैं और इस पे हमें, इसी पे हमें क्या करना है ना, NG फॉर भी लगाना है।
शॉर्टकट में लिख देता हूँ। यहाँ पे हमने ng फॉर लगा दिया और इसी टैग पे मुझे ng if भी लगाना है, ठीक है, ng if भी लगाना है। तो आप दोनों नहीं लगेगा एक पे, क्योंकि दो स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव आप एक ही टैग पे नहीं लगा सकते हैं। तो जब नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, एगो हटाएंगे और एगो को हम ng कंटेनर में लिख देंगे, क्योंकि हाँ HTML का वैलिडेटर पे जाके चेक कीजिएगा तो एरर देगा, क्योंकि HTML को ng कंटेनर के बारे में नहीं पता है, ठीक है। लेकिन ये हम लिख सकते हैं क्योंकि आपको ये एंगुलर प्रोवाइड करती है ये फैसिलिटी, क्योंकि ये डॉम का पार्ट नहीं होगा इसीलिए। और अब आप यहाँ पे इस पे लगा दीजिए ng if, जो आप वहां पे नहीं लगा पा रहे थे। समझ में आ गया ये सीन? तो ऐसे इसलिए ng कंटेनर होता है। ये सब क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया कीजिए, याद रखिए, इंटरव्यू में पूछा जाता है ng कंटेनर हम यूज क्यों करते हैं। नहीं है कि हम लोग कोई भी चीज टाइम पास करने वाला कर रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे आते हैं अपना वाला पे। तो हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे, कंडीशनली हम लोग डेटा को लूप करा रहे थे। लूप मीन्स हम लोग को अगर हमारे दो तरह का डेटा आ रहा था, एक डेटा आपका एरे है एंड दूसरा डेटा आपका ऑब्जेक्ट था, करेक्ट। ऑब्जेक्ट कब आ रहा था, जब आप सिंगल डेटा को ला रहे हैं। आपने जब 2 लिख दिया तो सिंगल डेटा आएगा, मतलब एक डेटा निकल के आएगा। और जब सिंगल डेटा आ रहा है तो आप लूप नहीं करा सकते हैं, तो उस केस में आपको डायरेक्ट ये लिखना होगा। मतलब जो भी आप यहाँ पे लिखे होंगे, वेरिएबल का नाम क्या है, वेरिएबल का नाम डेटाज, ओके सॉरी, डेटाज डॉट टाइटल, इस टाइप से आपको लिखना होगा। लेकिन जैसे ही अगर हमारा ng फॉर हो रहा है, ठीक है, जब आप ng फॉर कर रहे हैं तब ये काम नहीं करना होगा। तब उस केस में क्या करना होगा, आपको सेपरेट लूप चला देंगे। नहीं तो हम ng if से भी कर लेंगे, ng if भी हमारा काम कर देगा। तो हम ng if ही ले लेते हैं। तो हम ng if कोड थोड़ा मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, ये हो गया एंड ट्रू कंडीशन दे दिया, फाइन। देखते हैं ट्रू देगा या फॉल्स देगा। एंड इसको हटाते हैं। अगर हमारा ये ट्रू दिया मतलब एरे निकल गया, एरे निकल गया, इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, लूपिंग करना पड़ेगा। तो हमें ng टेम्पलेट भी तो ले आए नीचे में, ng-t टेम्पलेट, आउटलेट कॉन्टेक्स्ट हाइफन और एल्स ब्लॉक। इसको कैसे लिखते हैं, कॉमा लगा के क्या, ऑप्शन कॉमा लगा के लिखते हैं ना। तो ng if हो गया। अब यहाँ पर एक डिव ले आते हैं और यहाँ पे कहाँ गया हमारा ng फॉर, इसको ले लीजिए, ng फॉर हो गया। और इसको पता ना नीचे वाला नहीं, एरर तो नहीं देगा, सही है। डेटा डॉट टाइटल, देखते हैं कहाँ कहाँ का आउटपुट आता है, कहाँ का ब्रेक होता है। आउटपुट तो नहीं आया, लेकिन ब्रेक भी नहीं हुआ, मतलब सिंगल डेटा आ रहा तो है। सेमीकोलन कैसे जाएगा? हाँ, इफ कंडीशन में यहाँ पे क्या रहता है क्वेश्चन मार्क और दो ब्लॉक रहते हैं ना, एक फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट। ना, वैसे नहीं रहता है। ng if कुछ ऐसे ही लिखाता है सर, ng if अच्छा सेमी कॉलन एल्स रहता है, सेमी कॉलन के बाद एल्स, एल्स में आ गया एल्स ब्लॉक, और ये रहेगा डबल कोट एंड यहाँ रहेगा डबल कोट, हो गया एंड ये आ गया एल्स ब्लॉक, ठीक है।
अब देखते हैं क्या डेटा दिया। हो डेटा तो दिया, यहाँ पे एरर दिया। प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड टाइटल लाइन नंबर गेट कंपोनेंट 10.html पे लाइन नंबर 10 यहाँ पे डेटा 1 सेकेंड इसका डेटा लाया। हाँ सिंगल डेटा तो आ रहा है, करेक्ट। रुक जा भाई, तो ये कंडीशन हुआ, क्या गलत लिखे हैं, डेटा भी दे रहा है हमारा कुछ। ओके, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग टाइटल। टाइटल तो है, एरर से बचना है, ऑप्शनल चेनिंग। हाँ ठीक है, एरर से बचना है तो ऑप्शनल चेनिंग लगाना होगा, क्योंकि जिस समय पेज लोड हुआ ना उस समय डेटा नहीं आया। अब देखिए इसका हम लोग किए क्यों। अब आइए सर्विस पे, जब यहाँ पे हम लोग 2 को हटाइए, अब आपका दूसरा काम कर जाएगा। आ गया, तो इसीलिए हमने वो काम किया। तो देखिए पूरा मैं समझाता हूँ क्या हो रहा है। देखिए हम लोग किए क्या, आपके पास डेटा 2 तरह का आ रहा है। अगर नॉर्मल URL है, ठीक है, कोई हम स्पेसिफिक डेटा नहीं ला रहे हैं, उस केस में क्या होगा, हमारा डेटा जो आएगा वो एरे में आएगा। आप अभी देख सकते हो, अभी आपका डेटा एरे में आया, और जब डेटा एरे में आएगा तो ऑब्वियस सी बात है लूप लगाएंगे, फॉर लूप हो जाएगा डेटा के लिए, करेक्ट। तो डेटा को फॉर लूप, तो हम लोग यहाँ पे फॉर लूप कर लिए हैं, हमारा सही है। लेकिन जब आप डेटा सिंगल लाते हैं, सिंगल इट मीन्स यहाँ पे किसी का आईडी बेसिस, कहाँ गया URL, हाँ सॉरी यहाँ पे देते हैं ना, यहाँ पे आप किसी का आईडी बेसिस, मान लीजिए थर्ड का डेटा लाना है, तो अगर आप सिंगल डेटा ला रहे हैं तो अब एरे में नहीं आएगा डेटा। आप डेटा चेक कीजिए, डेटा क्या दे रहा है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट आया। जब सिंगल ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ये रहा है आपको सिंगल डेटा जो आएगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को हम लूप नहीं कर सकते हैं, करेक्ट, कांट लूप। आप लूप करके डेटा नहीं निकालिएगा, तो उसे क्या करेंगे, डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट डॉट की निकालते हैं ना, वही काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अब आपके पास जो कोड लिखा हुआ है, आपने लूप का लिख लिया, या डायरेक्ट आप कर रहे हैं, ये जो डेटा दे रहा है ना एक्चुअली में ये डेटा लाएगा ऑब्जेक्ट का, ठीक है। और यहाँ पे जो हम लोग ये काम किए हैं, ये डेटा प्रिंट करेगा एरे का, ठीक है। अब आप स्पेसिफाई कैसे कीजिएगा कि डेटा आपका एरे है या ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम लोग जावा स्क्रिप्ट में स्टार्टिंग में ही पढ़ते हैं मेथड एरे डॉट ईज एरे। अगर जावा स्क्रिप्ट याद हो तो ये चीज याद रहेगा आपको, एरे डॉट ईज एरे। और एरे डॉट ईज एरे के अंदर हमने पूरा डेटा को पास कर दिया, तो अगर ये एरे रहेगा तो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। आप यहाँ पे कंसोल चेक करके कर सकते हैं इसका, तो ईज एरे को। अब आप देखिए क्या दिया, फॉल्स। क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट एरे है ही नहीं, तो जब एरे नहीं है तो ये ट्रू कहाँ से देगा। लेकिन आप इसको एरे ले आइए, एरे कैसे लाएंगे, तो जो हम लोग जो डेटा में जो थ्री किसी पर्टिकुलर आईडी को ला रहे हैं ना, हटा दीजिए और सारा डेटा ले आइए, आपका ट्रू आ गया, क्योंकि अब डेटा जो है एरे है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जावा स्क्रिप्ट का है, एंगुलर का कुछ नहीं है। अब आपको जावा सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने वो चेक कर लिया, तो अब हमें क्या हो रहा है, वेरिएबल 2 मिल रहा है वैल्यू ट्रू फॉल्स। तो जब ट्रू एंड फॉल्स मिल रहा है तो हमें पता है कि एनजीव इफ क्या करता है, ट्रू एंड फॉल्स पे कंडीशनली हम डेटा को स्विच करा सकते हैं। तो जैसे ही अगर एरे मिल रहा है, मीन्स ट्रू मिल रहा है, तो हम ये div को शो करवा दिए, और div जब शो हो जाएगा तो ng फॉर चालू हो जाएगा, और ng फॉर जब चालू हुआ डेटा आपका लूपिंग करके आ जाएगा। इसीलिए क्या हो रहा है, आपका सारा डेटा यहाँ पे आता है। आप इस पे जाइए सर्विस में, सॉरी
यहाँ पे, और इसको हटा दीजिए और लाइए सारा डेटा। इसीलिए अब आपको यूआई पे भी जो डेटा आ रहा है ना, ये पूरा का पूरा डेटा आ रहा है, क्योंकि हमने क्या किया, डेटा को लूपिंग करवा दिया। ठीक है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट आ रहा है डेटा, मीन्स कंडीशन जो ये ट्रू हो रहा है ना अभी आपका, ये ट्रू हुआ है, अगर ये फॉल्स होता है तब क्या होगा, तो फॉल्स में एनजी टेम्पलेट वाला ब्लॉक चालू हो जाएगा। और एनजी टेम्पलेट में क्या किए हैं, जस्ट वेट, सर्विस से पहले लाइए फॉल्स करके, तो किसी स्पेसिफिक डेटा को लाइए, और किए, अब एक डेटा आएगा जो क्या है, ऑब्जेक्ट, और कंडीशन क्या मिला, फॉल्स। तो फॉल्स मिला, तो अब सी बात है, हमारा फॉल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, और फॉल्स ब्लॉक आया, तो फॉल्स ब्लॉक के पास डेटा कहाँ से आएगा, तो फॉल्स ब्लॉक में कितना डेटा, सिंगल डेटा, और सिंगल डेटा लाइन नंबर कितना पे प्रिंट कर रहा है, ये देखिए। अब देखिए जहां पे हम लोग डेटा लिखे हैं ना, वहां आ रहा है लाइन नंबर 24 पे, क्लिक कीजिए, आपको लेके चला जाएगा कोड पे, दिख रहा है 24 में, ये रेस्पॉन्स में, गेट डेटा के अंदर। ठीक है, लाइन नंबर, लाइन नंबर 24, जाते हैं कोड में, कंपोनेंट में अपना, लाइन नंबर 24, ये रहा कंसोल रेस्पॉन्स, मतलब, और रेस्पॉन्स को हमने दिस डॉट डेटाज को दे दिया है वैल्यू। तो अब क्या करेंगे, डेटाज डॉट की, यही काम मैंने HTML पे किया, डेटाज डॉट टाइटल, हटाइए इंट्रोगेटिव, डेटाज डॉट टाइटल। अब आपको जो जो डेटा चाहिए आप यहां से ले आइए। आप यहां देखिए, डेटाज डॉट टाइटल आया, डेटाज डॉट यूजर आईडी चाहिए, निकाल लीजिए। ठीक है, हम यूजर आईडी भी दे दिए। अब देखते हैं आता है, आ रहा है यूआई पे, मतलब हमारा काम हो गया। तो यूजर आईडी हो गया, आईडी निकालना है, आईडी निकाल लीजिए, यहाँ पे लिख देता हूँ आईडी को। तो सारा डेटा किसके पास आ रहा है, डेटाज के पास, डेटाज डॉट आईडी। देखिए डेटा आईडी नंबर 4 है। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा इसको डिव फाइल मार्जिन 23 पिक्सल, ओ काम नहीं किया मार्जिन, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बट एनीवे हमारा डेटा यहाँ पे दे रहा है। तो यहाँ तक तो काम हो गया, लेकिन अब आते हैं इस एरर पे, जो हमारा कंसोल में एरर दे रहा है। ये आपका कोड को ब्रेक नहीं कर रहा है, आपका कोड चलेगा, बट यहाँ पे एरर दे रहा है। एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि जब यूआई जब लोड हुआ, यूआई जब लोड किया, उस टाइम तक ये आईडी नहीं था, टाइटल भी नहीं था, और आईडी, ये आईडी यूजर आईडी भी नहीं था। तो हम लोग ने जावास्क्रिप्ट में कुछ दिन पहले ही पढ़े थे ऑप्शनल चेनिंग के बारे में, कि अगर ऑब्जेक्ट के पास की नहीं रहेगा ना तो वो एरर दे देगा। तो उससे बचने के लिए, मीन्स अगर आप कोई ऐसा यूजर आईडी या पासवर्ड कुछ भी की को एक्सेस करना चाह रहे हैं जो अवेलेबल नहीं है आपके पास, और आप उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो जिस समय ये लोड हो रहा है ना उस टाइम ये अवेलेबल नहीं है, तो उससे बचने के लिए इंट्रोगेटिव साइन, ऑप्शनल चेनिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, तो हर एक डॉट के पहले इंट्रोगेटिव साइन लगा दीजिए, आपका एरर नहीं आएगा। या ऑप्शनल हो गया, अब डेटा नहीं है या है, कोई इशू नहीं, समझ में आ गया। तो ये था। अभी हम लोग फिलहाल क्या किए हैं, मैं आगे जाके मॉडिफाई करूंगा कोड को, और भी हम लोग कुछ स्टैंडर्ड लेवल लेके जाएंगे, लाइक इनम क्रिएट करेंगे, इंटरफेस क्रिएट करेंगे, सारा को क्रिएट करते हुए हम लोग इस कोड को लिखेंगे। ठीक है, सेकंड चीज, यहाँ पे हम लोग जो हार्ड कोडेड वैल्यू फॉर ले रहे हैं, ये वैल्यू हम लोग यूआई से लाएंगे, और ये सिर्फ 1 2 नहीं बल्कि हम लोग जो मन है उसका डेटा लाएंगे, तो ये करेंगे। तो ये काम के लिए मैं आपको एपीआई देता हूं, और उसको कीजिएगा। मतलब जो कोड हम लोग किए हैं ना, आपको थोड़ा सा काम करना है, जस्ट चेंज करना है। और पोस्ट ऑफिस का हम लोग एपीआई यूज किए थे ना ऑलरेडी, आप उस एपीआई को लीजिए और इसको यूज कीजिए। अरे यार, ये एपीआई रहा, करना कुछ नहीं है,
मैं करके दिखाई देता हूँ आपको। जस्ट ये लाइन को कमेंट कीजिए, ये हटा दीजिए, फालतू का ये सब कचरा हो रहा है कोड। ये कोड तो समझ ही गए कि हम हार्ड कोडेड कर सकते हैं। हटा दीजिए, इसको भी क्लीन रखिए थोड़ा सा। हाँ, ये हो गया। अब इसको जो वेरिएबल लिखे थे ना, अब वेरिएबल लिख दीजिए और ये डेटा को स्ट्रिंग में लिख लीजिए, ठीक है। और यहां पर से हटा दीजिए। अब क्या हो रहा है देखिए, यूआई आपका गलत आएगा बट कंसोल में सही देगा डेटा। यूआई में डेटा ही नहीं आ रहा है, यहाँ डेटा आ रहा है ना, एपीआई से यहाँ डेटा दे रहा है। अब आपको चेंज करना है डेटा, आप यहाँ पे अपना पिन कोड चेंज कर दीजिए, जो भी लिखना है मैं अपना लिख देता हूँ। ओपन कीजिए, ओपन कीजिए, ओपन कीजिए, आ रहा है, ये पिन कोड दिए, आ गया। अब अपना जो भी पिन कोड है आप यहाँ पे पेस्ट कीजिए, आपको डेटा आ जाएगा। आपको करना क्या है, ये डेटा को यूआई पे दिखाना है। समझ में आ गया? सेम काम है, हम लोग ने क्या किया, जस्ट एपीआई को चेंज किया, सारा डेटा हमारा आ गया। एक बार इसको ट्राई कीजिए और इस डेटा को यूआई पे लाके ट्राई कीजिए कि कैसे आएगा। यहाँ पे हम लोग ने बहुत सारा कॉन्सेप्ट को देखा कि एनजी इफ कंडीशनली हम कैसे शो करा रहे हैं, फिर एनजी इफ एंड एल्स में कैसे कर रहे हैं, एनजी कंटेनर का क्या यूज हो रहा है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए हैं, ठीक है। इसको एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा।